अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए डेडिकेटेड है जो कि इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई करना चाहते हैं। मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की है ऑनलाइन कि आप इंटरव्यू के लिए भी हमें टिप्स दें। इसमें कुछ मैं ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, तो मेरा ख्याल ये है कि आपके लिए ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट की तैयारी से लेकर सिफारिश के टॉपिक तक कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें कवर कर सकें। तो कैंडिडेट्स को एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन दूं कि किस तरह आप अपना पब्लिक सर्विस कमीशन में पास होने का चांस है या उसको क्वालिफाई करने का और लेक्चर सेलेक्ट होने का चांस है, वो कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि आप अपने सब्जेक्ट की ग्रिप भी साबित कर चुके हैं और साथ में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी पैनल के सामने है। तो मैं इसलिए सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के बजाय हम जनरली ये कह देते हैं कि जिस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेट से फिज़िक्स की है, इकोनॉमिक्स की है, इंग्लिश की है, तो हर डिसिप्लिन के कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस उन्हीं कोर सब्जेक्ट्स में से पूछे जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल में नॉर्मली 5 या 6 लोग पैनल में होते हैं। एक पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पैनल के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, वो पैनल को चेयर कर रहे होते हैं या हेड कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपका जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है उस सब्जेक्ट के 2 या 3 एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मकामी यूनिवर्सिटी से, जैसे अगर मुल्तान में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से या विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान से, जो आम तौर पर डायरेक्टर हैं स्कूल के या जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, वो आम तौर पर पैनल में होते हैं। इसी तरह अगर आप लाहौर में इंटरव्यू दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पंजाब यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से या साइंस कॉलेज से, एमईओ कॉलेज से या फिर सिविल लाइंस कॉलेज से, उसमें रेलवे रोड कॉलेज से, ये लोग उस पैनल के अंदर होते हैं। एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मुल्तान में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो हो सकता है कि साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हों या हो सकता है कि विमेन कॉलेज के कोई खातून प्रिंसिपल हों। अगर लाहौर में आप इंटरव्यू दे रहे हैं या पिंडी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है असगर मॉल कॉलेज के जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हों या प्रिंसिपल हों, वो उसमें एज ए डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हों। तो इसके अलावा एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर या उससे जो कि स्टूडेंट की साइकी को या स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, वो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, और वो सबसे पहले आम तौर पर कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करवाने का कहते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इंट्रोडक्शन प्रीसाइज और कंसाइज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप अपना एकेडमिक करियर बताएं और ब्रीफली अपनी अचीवमेंट्स बताएं कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, आपने मास्टर्स कहाँ से किया, आपने एमफिल कहाँ से किया, इसके अलावा आप इस वक्त क्या जॉब कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने अगर कोई पोजीशन ली है तो वो क्या थी, आपने गोल्ड मेडल लिया है या आपने सिल्वर मेडल लिया है, तो उसमें आप प्रीसाइजली बताएं 2 या 3 मिनट्स में। अगर आपने रिसर्च की है, अगर आपका रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है तो आप उन्हें बताएं कि मेरा फ़लाँ HEC रिकग्नाइज जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है। इसका जिक्र आप तब करें अगर आप रिसर्च पढ़ के भी गए हों, क्योंकि आम तौर पर ये जो मेंबर बोर्ड्स होते हैं इनको रिसर्च में इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने भी अपनी प्रमोशंस के लिए ये रिसर्च पेपर्स, एक रिसर्च पेपर हर अगले ग्रेड में जाते हुए किया होता है। तो अगरचे ये रिसर्च से स्पेशलिस्ट नहीं होते, मगर मैं ये बताना भूल गया कि ये जो मेंबर बोर्ड्स होते हैं आमतौर पर ये रिटायर्ड IG होते हैं, रिटायर्ड DIG होते हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। इन्होंने ना सिर्फ अपने जो एकेडमिक करियर इनका अच्छा होता है या CSPs होते हैं, बल्कि इन्होंने तमाम चीज़ों को बहुत करीब से एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए देखा होता है। तो इनका फोकस ज़्यादातर कैंडिडेट की सूटेबिलिटी के हवाले से होता है कि क्या ये डिपार्टमेंट को अच्छे से सर्व कर सकेगा या नहीं। एक बात याद रखें
कि जो मेंबर बोर्ड होते हैं, यानी जो चेयर हेड कर रहे होते हैं पैनल को, ये वेरी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, अपडेटेड होते हैं, ये अखबार रोज़ाना पढ़ते हैं। इनके सामने किसी किस्म का ब्लंडर नहीं मारा जा सकता। इनको करंट अफेयर्स, करंट नॉलेज इनका बहुत अच्छा होता है, ये बुक्स पढ़ते हैं। किसी भी कैंडिडेट की जो सक्सेस का चांस ज़्यादा उस वक्त हो जाता है जब वो अपने आप को तो समझे, लेकिन पैनल को भी थोड़ा समझे कि पैनल क्या डिज़ायर कर रहा है। तो पैनल में जो शामिल लोग हैं वो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड हैं। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हों वो इतने, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कभी डिप्टी कमिश्नर या कभी कमिश्नर या सेक्रेटरी डिपार्टमेंट नहीं रहे होते, तो इसलिए वो ज़्यादातर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं। और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में भी उनका जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो फंडामेंटल्स की तरफ होते हैं। वो सब्जेक्ट के नॉलेज को आपका चेक कर रहे होते हैं कि सब्जेक्ट इसको कैसा आता है। हालांकि आप पहले अपनी सब्जेक्ट की ग्रिप और भी साबित कर चुके हैं और आपका एकेडमिक करियर भी उनके सामने फाइल में लगा हुआ है। वो फ़ौरन से क्विकली देख लेते हैं कि इसकी 1 सेकंड डिवीज़न है, 2 सेकंड डिवीज़न है, या इसकी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न है। तो वहाँ से भी थोड़ा सा उनके इमेज बन जाता है कि ये कैंडिडेट कितना सूटेबल है। और वैसे तो आपके टेस्ट का जो स्कोर है वो भी आपकी सूटेबिलिटी को वहाँ बता रहा होता है उन्हें। 2 या 3 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो आम तौर पे जो स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ते हैं वो उनको जान रहे होते हैं, वो उनकी यूनिवर्सिटी से ही या उनके हो सकता है कॉलेज से, अगर आपने किया है तो कॉलेज से ही वो लोग आपको फेमिलियर चेहरे वहाँ नज़र आ जाते हैं 1 या 2। सिलेक्शन है वो किसी एक शख्स ने नहीं करनी होती। जो सिलेक्शन है वो ओवरऑल हर किसी ने अपने अलग मार्क्स देने होते हैं। अगर आपका एक चेहरा शनासा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो गई, या एक के क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से आंसर किए हैं तो बाकियों के ना किए, तो ऐसा नहीं है। हर किसी ने अलग मार्क्स लगाने होते हैं। कभी कभी कॉन्सेंसस भी डेवलप हो जाता है, कभी कभी कोई एक आध शख्स जो है वो पैनल को थोड़ा मैनिपुलेट भी कर लेता है। वो ऐसे कि अगर चेयरपर्सन को कोई कैंडिडेट बहुत पसंद आ गया है, यानी उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसने सूट अच्छा पहना हुआ है, उसने टाई शाई प्रॉपर लगाई हुई है, उसके शूज़ अच्छे हैं, वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, उसके बैठने का स्टाइल, पोस्चर ठीक है, या एटलीस्ट उसकी साउंड क्वालिटी, आवाज़, एक्सेंट ही अच्छा है, तो हो सकता है कि पैनल का चेयरमैन ये कहे कि बाकियों को थोड़ा मैनिपुलेट कर ले या बाकियों को थोड़ा सा कन्विंस कर ले। पढ़ाना तो इन्होंने वही है जो तैयारी करके पढ़ाना है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बच्चा अच्छा है या ये बच्ची अच्छी है। हो सकता है कि पैनल का थोड़ा सा जो रुझान है उस तरफ को हो जाए, लेकिन ज़्यादातर इम्कान इस बात का है कि ये आम तौर पर एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी या वेल बैलेंस्ड पर्सन देख रहे होते हैं। वेल बैलेंस्ड पर्सन कैसा, कि जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक हो, नंबर 2 जिसके टेस्ट में मार्क्स ठीक हों, नंबर 3 जिसका चलना फिरना, उठना बैठना, पोस्चर ठीक हो, नंबर 4 वो नफसियाती मरीज़ ना लगे, नंबर 5 वो ओवरऑल उसकी जो अपीयरेंस है वो ठीक हो। अगर उसने दाढ़ी रखी हुई है तो प्रॉपर दाढ़ी रखी हुई हो या ख़त वगैरह सही किया हुआ हो, मूंछों से वो जेंटलमैन लगे। इन्होंने ओवरऑल एक फ़ाइन किस्म का जेंटलमैन सेलेक्ट करना है। जेंटलमैन ऐसा क्योंकि उसने बच्चों को एफएससी के बच्चों को, एफए के बच्चों को, बीए बीएस, इन बच्चों को इंस्पायर या मोटिवेट करना होता है। कोई ऐसा शख्स सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं जिसको ना सब्जेक्ट आता हो। अगर किसी को बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता हो लेकिन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ना हो, तो पैनल का चेयरमैन ही थोड़ा सा इस बात का ऐसा शो कर देता है कि ठीक है लेकिन ओवरऑल ग्रूमिंग ठीक नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो इसलिए आपने एज ए कैंडिडेट अपने तमाम एस्पेक्ट्स की आप तैयारी करें। सब्जेक्ट को तो आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की आप तैयारी भी कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आपको आता भी है, आखिर आपने इसमें एमएससी की है या एमए किया है, साथ में आपने एमफिल या एमएस किया हुआ है, तो सब्जेक्ट तो आपने अगर पास किया है तो डिमॉन्स्ट्रेशन जो आपका सर्टिफिकेट्स हैं वो भी शो कर रहे हैं कि इन्होंने, अगर किसी ने फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है तो उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर पास तो की है ना। तो पैनल को ये लगता है कि जिसने पास की हुई है तो वो पढ़ा भी लेगा एफए को या बीए को या बीएस को। तो इसलिए कोई ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट ना हो जाए जिसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही ठीक ना हो।
तो इस मुझे याद है कि एक दफ़ा एमर्सन कॉलेज में मैंने एक पैनलिस्ट से पूछा कि आपने कैसे रहे इंटरव्यूज़ इकोनॉमिक्स के। तो उन्होंने बताया कि पैनल के अंदर ये डिस्कशन होती रही कि जो विदाउट लेसेस शूज़, ड्रेस शूज़ पहन के आए हैं, उनको उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया। यानी ये पैनल के चेयरमैन ने वहाँ पर ऐसी राय बना दी कि अगर बच्चे को एमए या एमफिल करने के बाद ये नहीं पता चला कि पेंट कोट के साथ यानी सूट के साथ इसने लेसेस वाले शूज़ पहनने हैं, ना कि विदाउट लेसेस, इसलिए जो लोग विदाउट लेसेस शूज़ पहन के आ रहे थे, वो पैनल का चेयरमैन शुरू में ही उनको थोड़ा डिस्करेज कर देता था, यानी थोड़ा सा उसकी ओपिनियन अच्छी नहीं रहती थी। इस्लामिक स्टडीज़ के इंटरव्यू में अगर कोई कोट टाई पहन के खूबसूरत से टाई लगा के और साफ़ सुथरा वेल ग्रूम्ड आता था, अगर कोई क्लीन शेप आता था या कोई दाढ़ी अगर वो प्रॉपर शेप में लेके आते थे, तो पैनल के चेयरमैन बहुत एनकरेज करते थे उनको। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल गेटअप कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है आपको। तो ये तो वो चीज़ है जो कि सूटेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करवाती है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपनी ग्रूमिंग पे थोड़ा फोकस करें। ग्रूमिंग ये है कि अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फंकी किस्म के स्टाइल के ग्लासेस लगा के वहाँ चले जाएं, या वो डिज़ाइनिंग वाले या टेढ़े मेढ़े से, वो नहीं, बल्कि आप प्रॉपर ग्लासेस जिससे लगे कि आप पढ़ने लिखने वाले हैं। आप अगर आप बाल बनाते हैं, अगर आपके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप इस बात का यकीन रखें कि बाल छोटे करवाने पड़ेंगे आपको। और इसलिए ड्रेसिंग में अपने आप पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। ड्रेसिंग में आम तौर पर जो इंटरव्यू के कलर्स हैं वो या तो वाइट शर्ट है या फिर लाइट ब्लू शर्ट ज़्यादा पसंद की जाती है। वाइट या लाइट ब्लू शर्ट, अगर आपको इस किस्म की ये शर्ट ऐसे जहाँ ये इनको कॉलर डाउन बटन्स कहते हैं या कॉलर डाउन शर्ट कहते हैं, अगर ऐसी शर्ट आपको मिल जाए वाइट या ब्लू कलर की बग़ैर लाइनिंग के, प्लेन शर्ट आप वो सिलेक्ट करें। इसी तरह जो गर्ल्स को भी पता होता है कि उन पे कलर्स कौन से सूट कर रहे हैं, तो जो कलर आप पे सूट करता है, जो आपकी शाइन को बढ़ाता है, जो कलर आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंट शो करवाता है, आप वो कलर पहने। मगर उसमें ज़रूरी नहीं कि आप रेड खुदा न खासा पहन लें। रेड या ब्लैक डार्क कलर के कपड़ों की बजाय आप कोशिश करें कि जो ऑफिस कलर्स हैं वो पहनने की कोशिश करें। लाइनिंग वाली शर्ट की बजाय आप प्लेन शर्ट पहने, ड्रेस शर्ट प्लेन होनी चाहिए, लेसेस वाले शूज़ पहने। और अगर आप सूट पहन रहे हैं, यानी अगर आप पैंट और कोट पहन रहे हैं, तो वो सेम कलर्स का ट्राई करेंगे पहने। टाई कोई बहुत ऑड कलर की, शादियों वाले कलर की टाई ना हो। टाई के भी जो कलर्स हैं वो, अगर आप वाइट शर्ट पहन रहे हैं तो आप डार्क ब्लू टाई लगा लें। और इसी तरह अगर आपने लाइट ब्लू शर्ट पहनी है तो उस पर भी डार्क ब्लू टाई जो है वो सूट करती है। ये गूगल से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि मैचिंग कॉम्बिनेशंस क्या हैं। गर्ल्स पे हम इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे कि गर्ल्स आमतौर पे इसमें अपडेटेड ही होती हैं। गर्ल्स को पता होता है कि वो किस में ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो इसलिए बॉयज़ का थोड़ा सा इसमें हाल अच्छा नहीं होता, इसलिए हम बॉयज़ को डिस्कस भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये तो होगी आपकी अपीयरेंस की बात। जहाँ तक बैठने का ताल्लुक है, तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप ऐसे बैठ सकते हैं, यानी कमर आपके ऐसे स्ट्रेट हो, पोस्चर ठीक हो। ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके बैठने की बजाय आप ऐसे डिसेंट तरीके से ऐसे हाथ बांध के बैठ सकते हैं। ऐसे इनके ऊपर आप बाजू रखें और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठें। और इंटरव्यू की टिप्स के लिए अलग वीडियोस भी हैं, यानी जो इंटरव्यू में कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, वो भी आप कंसल्ट ऑफ कोर्स आप करेंगे भी सही। अब आप आ जाएं कि चेयरमैन क्वेश्चन कैसे करता है। इस वक्त इकोनॉमी इतने क्राइसिस में है, हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो चेयरपर्सन भी इकोनॉमी से रेलिवेंट करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम तौर पर क्या क्या चीज़ें वो चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा, पहली तो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी चेक की जाती है। दूसरा एटीट्यूड चेक किया जाता है कि क्या इसका एटीट्यूड ओवरऑल, अब ये कौन चेक कर रहे हैं, चेयरपर्सन, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट और जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का काम ये है कि वो चेक करे कि आया ये इंसान या ये कैंडिडेट डिपार्टमेंट को अच्छे से सर्व करेगा या नहीं।
ग्रूमिंग कैसी है, कि क्या हम ऐसे बंदे को या ऐसी कैंडिडेट को या ऐसी फीमेल को, ऐसे मेल को तो भर्ती नहीं कर रहे जो कि इंस्पायर करने के बजाय बच्चों को डीमोटिवेट करेगा, जिसकी अपनी ड्रेस सेंस अच्छी नहीं है, जिसको खुद चलने फिरने का, उठने बैठने का तरीका नहीं आता। इसके अलावा जो ये 3 लोग जो मैंने बताए हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि इस कैंडिडेट को सिचुएशन हैंडलिंग कैसी आती है, इस कैंडिडेट को क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी आती है। अगर कोई क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर सकता है, वो ये चेक, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव खास तौर पे ये चेक कर रहे होते हैं कि आया ये कैंडिडेट क्लासरूम को मैनेज कर सकेगा या नहीं। अब क्योंकि कॉलेजेस के अंदर आपने या तो FA FSC क्लासेस पढ़ानी, या BA BSc की, या फिर BS की क्लासेस पढ़ानी है। ये MPhil या PhD क्लासेस तो है नहीं जहाँ बहुत रिसर्च ओरिएंटेड एनवायरनमेंट हो, या आपने लैब करवानी है उनको। तो उसके लिए वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या, और वो बच्चे आम तौर पे थोड़े प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों से और बड़े बच्चों से, यानी MPhil PhD क्लास से और जो मैट्रिक तक की क्लासेस हैं, इनसे ये बच्चे थोड़े प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा होते हैं। तो वही चेक कर रहे होते हैं कि आया ये क्लासरूम की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम में 70 क्लास भी हो जाती है, कभी 50 क्लास भी हो जाती है, कभी 5 की क्लास भी होती है कहीं कहीं। तो इसलिए ये इन 3 लोगों का ज़्यादा टारगेट ये होता है कि ओवरऑल कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को चेक किया जाए। इसके अलावा मैंने आया कैंडिडेट मेच्योर है या इमेच्योरिटी शो कर रहा है डिफरेंट चीज़ों से। इसके अलावा आपका जो मैटर करती है चीज़, वो आपका पास स्कूल भी कर रहा होता है, क्या आपने किस स्कूल से पढ़ा है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बौद्ध जिक्र यूनिवर्सिटी, या कहाँ से पढ़ा है। तो इंटरव्यू में अगर आपका पास स्कूल और पैनल के चेयरमैन का पास स्कूल मिल गया तो आपका चांस बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर पैनल का चेयरपर्सन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, रावियन हैं, और आप भी रावियन हैं, तो इस बात का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा कि वो आपको फोकस, क्योंकि हर किसी को अनइंटेंशनली अपने अल्मा मैटर से मोहब्बत होती है। वो कहें या ना कहें, उनको ये लग रहा होता है कि ये हमारे अल्मा मैटर का है, हमारे उसका है, तो ये उसको फेवर थोड़ी सी। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि किसी ज़ीरो को हीरो कर दें या हीरो को ज़ीरो कर दें। अगर प्राइवेट कैंडिडेट है, बहुत अच्छा है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो मेच्योर है, उसने सेल्फ मेड है, उसने लर्निंग विद अर्निंग की हुई है, उसका ओवरऑल ग्रूमिंग बहुत अच्छी है, वो किसी बैंक में या किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करके आया है, तो उसको, अगरचे वो प्राइवेट है, उसने किसी भी रेगुलर क्लास से मास्टर्स नहीं किया, फिर भी उसके चांसेस कम नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन हैंडलिंग है, उसकी जो क्लासरूम की मैनेजमेंट है, या उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो बहुत सारे अप डाउन से गुजर के आई हुई है, तो वो बहुत मेच्योरिटी होती है उनके अंदर, तो उनको तो कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकेगा। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ड्रेस सेंस आपकी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, फंकी किस्म की ड्रेसेस तो नहीं है। ये 3 लोग या पैनल का चेयरपर्सन या दूसरे 2 सब लोग मिलके एक, जैसे मैंने कहा कि इंस्पायरिंग टीचर तलाश कर रहे होते हैं, ना कि इन्हें कोई नर्ड चाहिए, ना इन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को ना मानता हो। ये सब मिलकर एक इंस्पिरेशनल और एक मोटिवेटिंग और बच्चों के लिए, जो बच्चों को इंस्पायर कर सके, ऐसी पर्सनैलिटी फाइंड कर रहे होते हैं। अगर आप में बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या आप इस वक्त जनरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको ड्रेस के लिए थोड़ा सा बता दिया, जैसे मैंने आपको लेसेस वाली बात बताई, या अगर आपको टाई नॉट करना नहीं आती तो आप YouTube से आप सीख लें। आप दो दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से सिंगल नॉट, डबल नॉट, टाई लगानी आ जाएगी। इसके अलावा आप घर में बैठ के मॉक इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हैं, आपको उसमें परफेक्ट होने की ट्राई करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दाढ़ी के साथ पैंट कोट नहीं पहन सकते। अगर आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई, और ज़रूरी नहीं है कि आप शलवार कमीज़ नहीं पहन सकते। अगर आपने शलवार कमीज़ पहना है तो एक तो वो फिटिंग में ठीक हो, उसके ऊपर जो आपने वेस्ट कोट मस्ट है, वेस्ट कोट जो पहनी है वो आपके साइज़ की हो, वो आपके ड्रेस को सूट कर रही हो, उसके ये वाले यहाँ से जो
होल है वो इतना बड़ा ना हो कि यहाँ तक होल ही हो। तो इसलिए या तो आप साइज़ की सिलवा लें या फिर आप अच्छे किसी ब्रांड की ले लें जो कि आपके जिसका होल यहाँ से इतना बड़ा ना हो कि यहाँ तक होल ही आ रहा हो उसके बाजू का। या ऐसा ना हो कि उसके जो बटन्स हैं वो चमकीली वाले या वो किसी इस तरह के हों भड़कीले जैसे शादियों के होते हैं वैसे ना हो। तो अगर आपने ड्रेस शलवार कमीज़ पहनना है तो उसमें भी जो बेहतरीन चॉइस है वो वाइट कलर का ड्रेस या ऑफ वाइट है, और उसके साथ जो आपने वेस्ट कोट पहननी है वो डार्क कलर की हो, यानी डार्क ब्लू हो या ब्लैक हो। तो इस किस्म की, ऐसा ना हो कि आप मैरून कलर की जो वेस्ट कोट है वो पहन के चले जाएं। और अगर आपने शलवार कमीज़ पहना है तो कोशिश करें कि उसके साथ बंद शूज़ पहने। अगर बंद शूज़ नहीं पहने तो जो हमारे कल्चर के मुताबिक जो साफ़ सुथरी पॉलिश की हुई आपने चप्पल है वो पहननी है। लेकिन चप्पल रोज़ी हो या उसकी जो जैसे जिसको स्ट्रिप्स कहते हैं वो स्ट्रिप्स हों, ऐसा ना हो चप्पल बग़ैर स्ट्रिप्स के या बग़ैर वदरियों वाली चप्पल हो तो उसको आप ना पहने। तो ये चंद चीज़ें हैं जो ओवरऑल हमने बात की पर्सनैलिटी के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से, ये फॉर श्योर देखी जाएंगी क्योंकि आप पहले अपनी जो काबिलियत है वो टेस्ट में और एकेडमिक रिकॉर्ड में साबित कर चुके हैं। अब इसमें इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं हम डिस्कशन की तरफ कि वो डिस्कशन क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया वो दें, उससे आपका कॉन्फिडेंस जाहिर हो। एक बात यहाँ पे क्वेश्चन जो अक्सर होता है कि आया इंटरव्यू अंग्रेज़ी में देना चाहिए या उर्दू में देना चाहिए। इसका सिंपल और आसान फार्मूला ये है कि अगर पैनलिस्ट आपसे इंटरव्यू के दौरान अंग्रेज़ी में क्वेश्चन करे तो आप उसका जवाब अंग्रेज़ी में ही दें। अगर वो उर्दू में करें तो आपने उर्दू में ही अच्छे से मैनरफुली जवाब देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कैंडिडेट की सिचुएशन हैंडलिंग को चेक करते करते पंजाबी में या सराइकी में कोई क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो अगर आपको पंजाबी या सराइकी आती है तो आप उसी में आंसर करें। आमतौर पे गर्ल्स में ये इशू होता है कि अगर उन्होंने ये सोच लिया है कि वो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देंगी तो पैनलिस्ट चाहे उर्दू में क्वेश्चन करता रहे वो अंग्रेज़ी में जवाब देती रहती हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आमतौर पर जो पैनल का चेयरमैन है वो स्टार्ट अंग्रेज़ी में ही करता है। वो अंग्रेज़ी में ही कहेगा जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या वो ये कहेंगे कि यू मिस्टर फ़लाँ, सन ऑफ मिस्टर फ़लाँ, यू केम फ्रॉम मुल्तान, यू केम फ्रॉम लाहौर और यू केम फ्रॉम गुजरात, तो वुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और कोशिश करें कि इंट्रोड्यूस करवाते हुए, वैसे जनरल रूल तो ये है कि जो क्वेश्चन करे आप उसकी यहाँ पे देखें। जो भी पैनल का मेंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आप जवाब देते हुए उसके यहाँ पे देखें, क्योंकि अंदर फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स भी होती हैं, तो ऐसा ना हो कि फ़ीमेल को इंटरव्यू जवाब देते हुए आप यहाँ नीचे ऐसे मुंह कर लें। ये तरीका ठीक नहीं है। मेल हो या फीमेल हो, आपने उनके यहाँ इस ट्रायंगल में यहाँ दरमियान में देखना है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को आंसर करें। लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस हैं जैसे इंट्रोडक्शन है, तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसे सब की तरफ देख सकते हैं, आप सबको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ज़्यादातर जो फोकस है जिसने क्वेश्चन किया है आप उसी पे रखें। उसके बाद जो पैनल का चेयरपर्सन है, अगर वो आपके सब्जेक्ट का होगा तो वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन, ज़्यादा इम्कान ये है कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि इकोनॉमिक्स के इंटरव्यूज़ में जो पैनल का चेयरमैन है वो भी इकोनॉमिक्स से बिलोंग करता हो। ऐसा कम इम्कान है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होते हैं, पुलिस में रहे होते हैं, तो इनको जनरल टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर पैनल का चेयरमैन का बैकग्राउंड इंग्लिश सब्जेक्ट का है तो इस बात का चांस है कि वो आपसे क्वेश्चन इकोनॉमी का कर ले। वो आपसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लें, वो आपसे फूड इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लें, वो आपसे क्रिप्टो के बारे में पूछ लें, या वो कहें कि करंट अकाउंट डेफिसिट जेंटलमैन क्या होता है, मुझे ये समझ नहीं आया आज तक, ये अदायगियों का तवाज़ुन क्या होता है ये नहीं समझ आया। वो कहेंगे ऐसे ही कि मुझे समझ नहीं आया आज तक। मतलब मुझसे इंटरव्यू में पैनल का चेयरमैन जो था वो पता नहीं किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने लेफर कर्व का क्वेश्चन पूछा कि लेफर कर्व के बारे में बताएं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आती लेफर कर्व क्या होता है। मैं यूके गया था तो यूके में भी मुझसे लेफर कर्व के बारे में मैंने सुना था।
तो इसी तरह मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने उन दिनों बलूचिस्तान का इशू था, बलूचिस्तान के इशू के बारे में पूछा। फिर क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उन्हें कहा था कि मैं आजकल टीचिंग करता हूँ, प्राइवेट पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप ये बताएं कि आप जब पढ़े थे और जब अब आप पढ़ा रहे हैं तो कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स में। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा था कि मैं इतना पुराना तो नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अभी 1 साल पहले मैं पढ़ रहा था, 1 साल बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना डिफरेंस नहीं, जैसे हम थे वैसे ही आज के स्टूडेंट्स हैं। तो इस बात पे वो सब बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि बल्कि एक पैनल के मेंबर ने चेयरमैन से कहा कि सर आपने बच्चों को बहुत ही बुरा समझ लिया है। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया। पैनल का चेयरमैन आपसे जनरल क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी वो आपसे अमन व अमान के हवाले से पूछ सकते हैं, वो आपसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं। जो आप इंट्रोडक्शन में कहेंगे ना 2-4 वर्ड्स, वो उन्हीं में से पहला क्वेश्चन करेंगे। मिसाल के तौर पे जब मैंने उन्हें कहा कि आई हैव कम फ्रॉम मुल्तान, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे ये किया कि आप बताएं मुल्तान का पुराना नाम क्या था। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया कि मुल्तान में एक हॉस्पिटल है, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, ये किसके नाम पे है, तो वो बताया। फिर उन्होंने इस पे बहस शुरू कर दी ये कह के, क्योंकि मैंने उन्हें सर अब्दुल रब निश्तर कहा था कि ये पंजाब के गवर्नर थे सर अब्दुल रब निश्तर, तो उनके नाम पे है। उन्होंने आगे से कहा कि वो सर तो नहीं थे, वो तो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। तो इस पे बहस होना शुरू हो गई। तो साथ में एक जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त मेरे इंटरव्यू में, वो पाकिस्तान स्टडीज़ के थे। उन्होंने फिर उस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि सर और सरदार वाली बात को। ये डिस्कशन सारी पैनल के इंटरव्यू के अंदर ही हो रही थी। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से कहा कि जी डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन करें। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ने उन्होंने 3-3 क्वेश्चन किए जो इकोनॉमिक्स से थे। इकोनॉमिक्स वालों को मैं बताता हूँ, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, बहुत कम स्टैटिस्टिक्स से, इकोनोमेट्रिक्स के इंट्रोडक्टरी सेक्शन से क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा ये जो एब्रीवेशंस हैं ये भी वो पूछ लेते हैं। मुझसे पूछा था कि ZTBL किस चीज़ का एब्रीवेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ IDBP किस चीज़ का एब्रीवेशन है। सिचुएशन हैंडलिंग या उससे मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कभी कभी सुनाता होता हूँ ये वाक़या कि सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा कि इकोनॉमी के लिए राइजिंग प्राइसेस बेहतर होती हैं, डिक्रीजिंग प्राइसेस या स्टेबल प्राइसेस बेहतर होती हैं। तो मुझे लगा कि जो इंक्रीजिंग प्राइसेस हैं वो तो इशू है, जो डिक्रीजिंग प्राइसेस हैं वो भी मैंने पढ़ा हुआ था कि उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था या उसमें बहरान हो जाता है। मैंने पैनल से उस लेडी से कह दिया कि उससे स्टेबल प्राइसेस इकोनॉमी के लिए बेहतर होती हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि स्टेबल प्राइसेस तो इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाएगी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ तो होगी ही नहीं। तो मैंने कहा अगर स्टेगनेंट हो जाएगी तो प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर कर लेंगे। तो उन्होंने, पैनल के चेयरमैन कहते हैं कि ये बड़ा एलोपैथिक इकोनॉमिस्ट है, यानी वो पहले भी हंस चुके थे मेरी एक बात पे, अब भी हंस पड़े कि ये एलोपैथिक इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाएगी तो इकोनॉमी को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो अगरचे ये मेरी तरफ से गलत आंसर था, स्टेबल प्राइसेस बेहतर हैं, तो हालांकि मेरा आंसर ये होना चाहिए था कि 2-3% जो इंक्रीजिंग प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है 2-3%, ये बेहतर होता है। इससे ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी इसको कहते हैं कि इससे इकोनॉमी बेहतर होती है, यानी इससे ग्रोथ में हेल्प मिलती है वगैरह। मैंने एक गलत जवाब दिया, लेकिन इस सारी डिस्कशन के बाद पहले सर और सरदार वाली डिस्कशन हुई, उसके बाद ये एलोपैथिक इकोनॉमिस्ट वाली हो गई। उसके बाद डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पूछा कि करारदाद पाकिस्तान में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा यूज़ हुआ था। तो मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ था और मैंने कहा कि उसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं था। तो इस बात पे भी थोड़ी सी वहाँ पे चेयरमैन जो है उनसे क्वेश्चन करने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान ना हो, करारदाद पाकिस्तान में पाकिस्तान ना हो। तो यानी डिस्कशन हो गई उससे। अब इस दौरान आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो आपस में भी डिस्कशन करेंगे, वो आपसे भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसा बहुत कम इम्कान है कि 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होता रहे, ऐसा बहुत कम इम्कान है। ओवरऑल जो पैनल का जो इन्वायरमेंट है, जो इंटरव्यू के उसका इन्वायरमेंट है, वो बहुत मैटर करता है।
पैनल के चेयरमैन ने सब के अंदर एक तरतीब बना के रखनी होती है। वो डिस्कशन करते हैं, वो बात करते हैं, वो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। आपको पानी चाय भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप पानी या चाय ऑफ़र अगर वो करें तो पानी चाय लेके रख लें, उसको अगर पिएँ तो ऐसे आवाज़ ना आए। वो आमतौर पे चेक करने के लिए पानी और चाय ऑफ़र कर देते हैं कि आया ये चाय पीते हुए ऐसे बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं निकालता कहीं कैंडिडेट, या पानी पीते हुए ऐसे तो नहीं पीता या खाता पीता। वो अगर कोई चीज़ खा रहे होते हैं वो आमतौर पे ऑफ़र भी कर देते हैं। तो इसलिए इस बात को भी ज़हनी तौर पे आप तैयार रहें। तो तमाम कैंडिडेट्स ये लर्न कर लें कि इंटरव्यू का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपसे पहले वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 20 क्वेश्चंस किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे भी 20 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप पहले वाले कैंडिडेट से उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ पंजाबी नहीं बोलेंगे या आपके साथ सराइकी में बात नहीं हो सकती, उर्दू में भी बात हो सकती है। इंटरव्यू का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक है। अगर पैनल को आप क्लिक कर गए और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और सब्जेक्ट में रीज़नेबल मार्क्स हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप क्लिक ना कर सके, चाहे आपका पीछे रिकॉर्ड जितना भी अच्छा है, आप इस बात का इम्कान कम है कि आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स काफ़ी होते हैं। हर पैनलिस्ट के पास नॉर्मली 10 मार्क्स होते हैं। अगर वो 5 हैं तो 50 नंबर का इंटरव्यू है। 50 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और बाकी सारे का सारा 50 नंबर है। तो इसलिए इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एलोपैथिक इकोनॉमिक्स वाली बात बताई, ऐसे 2-1 क्वेश्चंस डिस्टर्ब हो गए, 2-3 क्वेश्चंस पे सॉरी भी कह सकते हैं आप, बजाय इसके कि आप गलत बात पे बहस करते रहें। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप उस पर एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मुझे ये नहीं आता। तो इसके अलावा अगर आप किसी में कॉन्फिडेंट हैं तो आप उनके साथ बहस भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो मेरे एक जानने वाले के साथ पेश आया। वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया चेयरपर्सन ने कि क्योंकि वो हिस्ट्री के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, उनसे क्वेश्चन किया कि ये जो हीर रांझा की स्टोरी है ये क्या है। हीर रांझा चेयरमैन ने क्वेश्चन किया कि हीर रांझा की स्टोरी के बारे में बताएं। हीर रांझा ये क्या एग्जिस्ट करता था या ये सिर्फ अफसानवी वाक़या है। जवाब में जो कैंडिडेट है उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी ये इश्क मशूक़ी की दास्तान है। आप इमेजिन करें ये कितना पैथेटिक आंसर था कि इश्क मशूक़ी की दास्तान है। हालांकि वो ये कह सकते थे इसके जवाब में कि ये एक अफसाना है या ये 2 अफसानवी किरदार हैं, इनका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है, मगर ये किसी ने ऐसे ये लिखा। या अगर रियलिटी से ताल्लुक़ है तो वो कह सकते कि ये हकीकत पर मबनी एक शाहकार है, ये मास्टरपीस है वारिस शाह का, या ये जिन्होंने भी लिखी है उनका एक मास्टरपीस है, ये पोइट्री है, ये अदब है वगैरह, ये कुछ ऐसे। मगर उन्होंने कहा ये इश्क मशूक़ी की एक दास्तान है। अब ये बात, और जब मैंने ये कहा था कि प्राइस से थोड़ी सी ऊपर कर लेंगे, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बात से सिचुएशन हैंडलिंग शो होती है, उनकी बात से क्या शो होता है कि जो कैंडिडेट है वो मैच्योर नहीं है, कैंडिडेट जो है वो किसी हद तक बदतमीज़ है। इसलिए कोई भी कोशिश करें कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको एवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी डेकोरम, कहीं मैनर्स, कहीं एटिकेट से आप बाहर मत जाएं। ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने आपको चाय दे दी तो आप उनको अपना दोस्त समझ लें। नहीं, वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो एग्जामिनर्स हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपको चेक कर रहे हैं, वो डिफरेंट तरह से चेक करते हैं। वो आपके बैठने से, आपके उठने से, आपके अस्सलाम वालेकुम कहने से, हर तरह से आपको जज कर रहे होते हैं, आपकी ड्रेसिंग से, तो आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी मैच्योरिटी से। तो ये इन सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शन आपके इंटरव्यू में होनी चाहिए। कुछ लोगों को, जैसे मैंने अभी कि हाथ करने की, हाथ चलाने की, एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो अपनी जो नेचुरल आदत है, नेचुरल पिच पे परफॉर्म करें। अगर आपको हाथ चलाने की आदत है तो आप एक्सप्लेन करते हैं, आप ऐसे करते हैं तो आप उनको ऐसे एक्सप्लेन करें। कि हमारे एक जानने वाले ने इंटरव्यू दिया तो उसको हाथ चलाने की बहुत ज़्यादा आदत थी, यानी वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करता था, ऐसे उठ के, ऐसे चल के, ऐसे एक्सप्लेन करता था। तो उसको किसी ने कहा कि ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, आप ऐसा करें
कि जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप अपने हाथ पॉकेट्स में डाल लें या पॉकेट्स को पकड़ लें हाथों से। तो ये इटसेल्फ एक बुरी सजेशन थी। अच्छा, उसने उस पर अमल किया, उसने पॉकेट्स में हाथ डाल लिए। अब जब पॉकेट्स में हाथ डाल लिए तो वो पॉकेट्स के अंदर हाथ हिला रहा था ऐसे इंटरव्यू के दौरान, और वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी जो नेचुरल हैं वो नेचुरल पिच पे परफॉर्म करें। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप नेचुरली इंग्लिश बोलते हैं, दरमियान में सेंटेंसेस आप ऐड करते हैं, तो आप ऐड ज़रूर करें। लेकिन अगर आप सिर्फ समझते हैं कि इससे इंप्रेशन बन जाएगा और आप सेंटेंस ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप मत करें। अगर आप उर्दू अच्छी बोलते हैं तो आप उर्दू इंग्लिश में इंटरव्यू देते हुए आप उर्दू का सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, उससे उन्हें लगे, ताकि आपका जो स्ट्रेंथ का एरिया वो उन्हें पता चल सके। इसी तरह जो गलती दूसरी कैंडिडेट्स करते हैं वो ये कि उर्दू में इंटरव्यू के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन देने के लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस गलत बोल देते हैं। ये मत सोचें कि पैनल को इंग्लिश नहीं आती। पैनल के चेयरमैन को उन्होंने 30-30 साल 35-35 साल इंग्लिश इन्वायरमेंट में वर्क किया होता है। वो CSPs के साथ आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो आमतौर पर उनमें से इंग्लिश उर्दू के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, इंग्लिश के टीचर्स होते हैं, क्योंकि इंग्लिश उर्दू की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कॉलेजेस में। तो वो इंग्लिश उर्दू से बिलोंग कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से बिलोंग कर सकते हैं। तो ये मत सोचें, ये मत ख्याल करें कि पैनल में जो 5 लोग बैठे हैं उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए मैं गलत भी बोल दूंगा। तो जब वो उर्दू में बात कर रहे हैं आपके साथ, तो आप उर्दू में बात करें। उसमें इंप्रेशन बनाने के लिए, हाँ, अगर आपकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई हुई है, अगर आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है, आप नेचुरली सेंटेंसेस बोलते हैं, तो फिर आप बोल दें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन बनाने के लिए फेक किस्म का, मीनिंगलेस किस्म का, तो वो मत करें। एक बात जो सब बातों पे शायद ज़्यादा भारी है वो ये कि आप जो भी करें नेचुरल करें। आप कोई भी बात मीनिंगलेसली मत करें। अपना इंप्रेशन बनाने के लिए या उनके इंप्रेशन को ख़राब करने के लिए या अपने स्कूल का या अपने आप को मम्मी डैडी शो करने के लिए या अपने आप को गरीब शो करने के लिए झूठ मत बोलें। अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब ही बताएं, अगर आप अमीर हैं तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपके शूज़ से लेकर आपके बालों तक हर चीज़ से चेक हो जाएगा, चेक कर लेंगे। इसलिए ये मत सोचें कि कई लोग ये सजेशन देते हैं कि जी आप ये शो करना है मैं बड़ा डिज़र्विंग हूँ, ये भी गलत अप्रोच है। इसी तरह कई लोग नेचुरली बुक्स नहीं पढ़ते, मगर वो क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में सजेशन उन्हें किसी ने दी होती है, तो 3-4 बुक्स के नाम याद करके चले जाते हैं और कहते हैं ये मैं बुक रीडर हूँ। वो हॉबी पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं बुक रीडर हूँ। तो ये मत ख्याल करें कि जो पैनल का चेयरमैन है उसको बुक रीडिंग की आदत नहीं है। वो बहुत बुक्स पढ़ते हैं, वो मैगजीन्स, बुक्स और उनकी रीडिंग अच्छी होती है। अगर आप नेचुरल बुक रीडर नहीं हैं और आपने बुक रीडिंग की हैबिट बता दी है, तो अगला क्वेश्चन बुक्स में से आएगा, और अगर आप बुक रीडिंग ना करते हुए तो आप फंस जाएंगे वहाँ पर। तो सजेशन ये है कि आप जो भी बताएं आंसर वो नेचुरल मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप ट्यूशनिंग करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बताएं। अगर आप BA को पढ़ाते हैं तो BA बताएं। अगर आप फूड पांडा पे डिलीवरी कर रहे हैं तो वो बताएं। आप ये अगर आप फूड पांडा पे डिलीवरी नहीं कर रहे और आप फूड पांडा पे डिलीवरी बताते हैं तो आप फंस जाएंगे। इस तरह जैसे मैंने आपकी ज़ुबानदानी का बताया, आपकी लैंग्वेज का, कि अगर आप स्टार्ट स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपने सारी उम्र इंग्लिश मीडियम नहीं देखा, फिर आपने सिर्फ 10 सेंटेंस इंग्लिश के याद करके आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपका एक्सेंट नेचुरली उर्दू वाला है और आप इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ये है कि जो आप हैं वो आप ऑनेस्टली बता दें। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते तो आप बुक रीडिंग मत बताएं। अगर आप स्विमिंग नहीं करते तो आप स्विमिंग मत बताएं। अब हमारे एक जाने वाले ने अपना शौक़ जो है वो क्रिकेट बताया, तो पैनल के चेयरमैन ने पूछा कि आप हार्ड बॉल के साथ खेलते हैं या टेप बॉल के साथ, टेनिस बॉल के साथ। तो वो टेनिस के साथ खेलता था, मोहल्ले में खेलता था या अपने लोकल ग्राउंड में खेलता था, उसको हार्ड बॉल का एक्सपीरियंस नहीं था। उसने शौकी मार दी कि मैं हार्ड बॉल के साथ खेलता हूँ, मैं क्लब की तरफ से खेलता हूँ। तो आगे से
जो पैनल का चेयरमैन था उसने उससे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पूछना शुरू कर दी कि ये स्क्वायर पोजीशन है, ये गली पोजीशन है, ये फलां को क्या कहते हैं, फलां को क्या कहते हैं। तो उसने वो पूछना शुरू किया, उसको ना आई, वो इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ा। इस तरह एक हमारे जानने वाले ने अपना जो हॉबी है पैनल के चेयरमैन को, वो स्विमिंग बताया। उसने पूछा कि इस वक्त स्विमिंग का चैंपियन कौन है, इतने मीटर या इतने इस कैटेगरी का चैंपियन कौन है, तो उसको नहीं आया। तो इसलिए आप किसी भी उसमें फील्ड में अगर आपको योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपका जो जेन्युइनली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बताएं। सब्जेक्ट के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बताएं। ये मत सोचें कि आगे जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे हैं वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं या वो तो मेडिसिन के हैं। मैं इनको जानता हूँ यूनिवर्सिटी में, ये तो मेडिसिन के हैं। उनको खुश करने के लिए मेडिसिन अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मत बताएं। अगर आपको पता है कि जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में और आपका एक्चुअली इंटरेस्ट का एरिया मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप उनको खुश करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मत बताएं, क्योंकि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएंगे तो क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आएगा और वो अगर आपको ना आए तो इंप्रेशन बहुत बुरा जाएगा। ये भी मत ख्याल करें कि अगर आप मैक्रो बता देंगे तो उनको मैक्रो क्वेश्चन नहीं आएगा, उनको आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बताएंगे तो आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया जाएगा। तो जो भी आप हैं वो जेन्युइनली डिस्प्ले करें, जेन्युइनली डिमॉन्स्ट्रेट करें। अगर आप पिंड से बिलोंग करते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, तो इस बात में कोई शर्म नहीं है कि आप देहात से बिलोंग करते हैं। आधे से ज़्यादा कॉलेजेस देहात में ही हैं या तहसीलों में हैं। तो अगर आप तहसील से बिलोंग करते हैं, अगर आप लाहौर से बिलोंग नहीं करते तो आप लाहौर का मत बताएं। जहाँ तक बात है सिफारिश की, तो सिफारिश का तरीका भी हम बता देते हैं आपको। सिफारिश का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिफारिश करवाने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। सिफारिश के लिए नंबर 1 तो आपको पूरा पैनल पता करना पड़ेगा। उसके बाद उन पैनल के 5 लोगों की जाके टीसी या खुशामद करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके जानने वाले ताल्लुक वासा ढूंढना पड़ेगा। तो सिफारिश हो जाती है कभी कभार 100 में से एक आध केस में। लेकिन अगर आप वो तवानाई अपनी सारी की सारी अपनी तैयारी पे लगाएं तो आपको सिफारिश के लिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कहते हैं कैच देम बाय सरप्राइज़, तो आप अगर आपके टीचर्स भी हैं ना तो उनके लिए आप सरप्राइज़ हों। इंटरव्यू में आप इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, वो खुश हो जाएंगे। उनको टीचर्स को यूनिवर्सिटी में जाके पहले केक देने की या उनको जाके कहने की, उनको उनसे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि वो टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चन बताते रहेंगे या वो वही क्वेश्चन पूछेंगे। वो अपना तासुर भी पैनल में ख़राब नहीं करना चाहते कभी भी। अगर आपके जानने वाले टीचर्स हैं, आपका अच्छा रिकॉर्ड है, अगर आपकी अच्छी सलाम दुआ है, अगर आपकी अच्छी सलाम दुआ है तो फिर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज में या आप यूनिवर्सिटी में उनकी बैड बुक्स में रहे हैं तो फिर आपको जाना भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप किसी भी किस्म के सिफारिश के चक्कर में मत पड़ें। अपनी तवानाई को सिफारिश पे लगाने की कोशिश ना करें। सिफारिश बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसीजर है। पैनल के चेयरमैन को पता करना पड़ता है, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स का पता करना पड़ता है, फिर उसी दिन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स का मसला भी हो सकता है, नए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं। इसी तरह जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है पता करना पड़ता है, तो उनको भी जाके मिन्नत समाज करनी पड़ती है। मेरा मशवरा ये है कि आप इन चक्रों में मत पड़ें। इन चक्रों में पढ़ने की बजाय आप अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस करें। जैसे जो एरियाज़ मैंने बताए हैं उन पे मुझे ये लगता है कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप जब सब लोग सिफारिश करवा रहे हों, एक कैंडिडेट बग़ैर सिफारिश के कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हो। हजूम के पीछे मत भागें, हजूम के पीछे मत भागें। अगर 10 लोग सिफारिश करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो एक वो सिलेक्ट होने, उसके चांसेस ज़्यादा सिलेक्ट होने के हैं जिसने सिफारिश नहीं करवाई। ये जो टीचर्स होते हैं इनके बारे में बातें आप जितनी मर्जी कर लें, ये बहुत अपराइट, मेजॉरिटी अपराइट होते हैं। ये इस बात का बहुत कम क्योंकि इनको पैनल के अंदर ख़ुद को भी जस्टिफाई करना होता है।
इनको खुद के भी क्वेश्चन से खुद की भी पब्लिक सर्विस कमीशन के नुमाइंदे भी होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अगर पैनल का चेयरमैन यानी जो मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसी टीचर के बारे में उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि ये जो है ना ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये मोबाइल पे क्वेश्चंस बता रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि आप अपने मेजर एरिया पे फोकस करें, सब्जेक्ट को फोकस करें। अब मैं कुछ थोड़ी सी बात इकोनॉमिक्स के हवाले से करना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स में जो फंडामेंटल कोर्सेज़ हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स वालों से तो क्या इस वक्त सबसे होंगे। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ये क्वेश्चंस जो इन्फ्लेशन के बारे में यानी जिसको महंगाई कहते हैं, महंगाई के बारे में, कर्ज़ों के बारे में, सर्कुलर डेट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, ये क्वेश्चंस अब जनरल इंटरेस्ट के हैं। इससे हर बंदा इम्पेक्ट हो रहा है, तो हर कोई इससे क्वेश्चन कर सकता है। बैरूनी कर्ज़े, अंदरूनी कर्ज़े, शरह सूद, पॉलिसी रेट, तो ये टॉपिक ज़रूर तैयार करें। ग्रोथ के जो फिगर्स हैं वो बहुत डिस्कस हो रहे हैं मीडिया के अंदर। बजट डिस्कस हो रहा है आजकल मीडिया के अंदर, बजट की जो फाइंडिंग्स हैं वो डिस्कस हो रही हैं। जो पोलराइजेशन है वो डिस्कस हो रही है। जो रजीम चेंज हुआ है इसकी डिस्कशन हो रही है। जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है वो डिस्कस हो सकती है आपके साथ। जो मज़हब की इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स के अंदर वो डिस्कस हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे अफ़गानिस्तान का मसला है, इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड का मसला डिस्कस हो सकता है। तो इंटरव्यू का कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता। इंटरव्यू के लिए कोई डेफिनेट रूल्स नहीं होते। इंटरव्यू की डायरेक्शन, इंटरव्यू की डिस्कशन किसी भी एंगल से किसी भी साइड पे चली जा सकती है। आम तौर पर जो आप बोलते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस फैच किए जाते हैं। जो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे, जो आप अपना स्कूल बताएंगे, जो अपना सिटी बताएंगे, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं। अगर आप साहिवाल से जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साहिवाल के बारे में पता ही ना हो। अगर आप खैरपुर टांगवाली से इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप खैरपुर टांगवाली का पता होना चाहिए कि खैरपुर टांगवाली की क्या सौगात। जब आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ तो पहला क्वेश्चन मुल्तान के बारे में आ सकता है। और ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप मुल्तान का बता रहे हैं और मुल्तान के दरबारों के बारे में आपको पता ही ना हो, या मुल्तान के पुराने नाम के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, किला कोहना के बारे में, मुल्तान के आमों, गर्द, गरमात, गदा, गोरस्तान के बारे में पता ही ना हो। तो ये पता होना चाहिए। अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो फैसलाबाद के घंटा घर का आपको पता होना चाहिए, फैसलाबाद के पुराने नाम का पता होना चाहिए, फैसलाबाद का नाम सर लायल कौन थे, फैसलाबाद क्यों रखा गया। तो ये चीज़ें जनरल नॉलेज की हैं, ये चेक होनी है आपकी। और इसी तरह सब्जेक्ट का नॉलेज तो ऑफ कोर्स आपका चेक भी हो चुका है और वो चेक इंटरव्यू में भी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं कि आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसमें कामयाब ठहरें। इसकी वीडियो है, इस पर फीडबैक भी अपना ज़रूर दें। अगर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें कोई ऐड कर सकते हैं आप, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जिस कोशिश में है अल्लाह ताला उसे जायज़, नेक और हक बात में कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।